फिर से स्वागत है आप लोग का मेरी अगली वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया कंपैरिजन। यहाँ पे मैं i5 के दो अलग अलग प्रोसेसर को कंपेयर करने वाला हूँ। यहाँ पे एक i5 का 13 जनरेशन का प्रोसेसर है जिसका मॉडल नंबर है 1335U एंड यहाँ पे दूसरा है i5 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर है जिसका मॉडल नंबर है 12500H। ठीक है, दोनों प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है और लगभग लगभग सेम रेंज में आते हैं। अगर आप लेने जाओगे तो इन दोनों प्रोसेसर का मैं रिव्यू करूंगा। इस वीडियो में मैं दोनों को कंपेयर करूंगा, ये बताऊंगा कि कौन सा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से मैं यहाँ कंपेयर करने वाला हूँ। लाइन बना के बीच में व्हाइट बोर्ड में अच्छे से एक एक चीज़ को यहाँ कंपेयर करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। आप अच्छे से डिसाइड कर पाओगे आपको कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, कौन सा लैपटॉप बेस्ट होगा आपके लिए। लास्ट तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ये मैं इस चीज़ की आपको गारंटी देता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपने व्हाइट बोर्ड स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि बीच में एक लाइन बना दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा मैं i5 1335U एंड दूसरी तरफ मैं लिखूंगा i5 12500NH। ठीक है, अब एक एक करके मैं सारी चीज़ों को आपको क्लियर करते जाऊंगा, एक एक कंपैरिजन आपको मैं बताते जाऊंगा। तो आपको ध्यान से कान खोल के सुनना है और देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जो चीज़ जहाँ मुझे लगे कि समझाने लायक है तो मैं उसको समझा भी दूंगा। तो सबसे पहले जनरेशन की बात करते हैं, तो ये वाला 13 जनरेशन है, ये वाला 12 जनरेशन है। फिर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो देखो ये आपका रैप्टर लेक यू है एंड ये जो है आपका एल्डर लेक एच है। तो ये यू सीरीज का है, ये एच सीरीज का है। सेगमेंट की बात करते हैं तो ये मोबाइल सेगमेंट है एंड ये भी मोबाइल सेगमेंट है। दोनों का सेगमेंट सेम है। मोबाइल सेगमेंट का मतलब होता है कि लैपटॉप वाला प्रोसेसर है, ये प्रोसेसर लैपटॉप्स के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग सीपीयू कोर्स के बारे में बात करेंगे। तो सीपीयू कोर्स समझना बहुत जरूरी है, इस वजह से ध्यान से सुनना जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ। यहाँ पे कोर्स की बात करें तो टोटल कोर्स आपको देखने को मिलेंगे 1335U में 10 एंड टोटल कोर्स यहाँ देखने को मिलेंगे 12500H में 12। ठीक है, तो आपको 12500H में दो कोर्स एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगे, दो फिजिकल कोर एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं आपको 12500H में। अब क्या होता है, इंटेल में जो है, इंटेल की टेक्नोलॉजी नई आई है जिसमें क्या होता है, इंटेल जो है अपने कोर्स को दो हिस्सों में बांट देता है, एक परफॉर्मेंस कोर और एक एफिशिएंसी कोर। ठीक है, इंटेल जो है अपने कोर्स को इन दो हिस्सों में बांटता है, परफॉर्मेंस कोर और एफिशिएंसी कोर। परफॉर्मेंस कोर का यूज होता है जब आप कोई भी टास्क करते हो जो कि बहुत हैवी हो, जैसे कि वीडियो एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, इस तरह के टास्क जब आप करते हो तो उसके लिए परफॉर्मेंस कोर की नीड होती है। वहीं पे वो टास्क जो कि बहुत इजीली हो जाए, जैसे कि आपका वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो इस तरह के इजी टास्क के लिए एफिशिएंसी कोर की नीड होती है। अब यहाँ पे आपको जो 10 कोर दिए हुए हैं इसमें से 2 कोर आपके परफॉर्मेंस कोर होंगे एंड बाकी के 8 कोर एफिशिएंसी कोर होंगे। और अगर मैं बगल वाले में जाऊं तो यहाँ पे आपको जो 12 कोर्स दिए हुए हैं उसमें से आपके 4 कोर जो है परफॉर्मेंस कोर होंगे और बाकी के 8 कोर एफिशिएंसी कोर होंगे। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी कोर दोनों में सेम है बट परफॉर्मेंस कोर इसमें 2 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। 12500H में आपको 2 परफॉर्मेंस कोर एक्स्ट्रा मिला है जिसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस में काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो 12500H है वो काफी बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू 1335U, क्योंकि 2 परफॉर्मेंस कोर कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो इससे काफी डिफरेंस में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा 12500H के। थ्रेड्स की बात करें तो इसमें आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं एंड इसमें आपको 16 थ्रेड्स देखने को मिलते हैं। हाइपर थ्रेडिंग आप दोनों में कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक चीज मेंशन करना भूल गया कि जो परफॉर्मेंस कोर होता है वो और एफिशिएंसी कोर होता है वो दोनों की अलग क्लॉक स्पीड होती है, दोनों अलग अलग स्पीड पे रन करते हैं दोनों कोर्स। ठीक है, तो अभी दोनों की क्या क्लॉक स्पीड है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आगे बताऊंगा, तो उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, तो आप क्लॉक स्पीड की बात करते हैं। 1335U में आपको टोटल 2 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो उसकी जो बेस क्लॉक स्पीड होगी वो होगी 1.3 गीगाहर्ट्ज की एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड आपको देखने को मिलेगी 4.6 गीगाहर्ट्ज की। और साथ ही आपको 8 एफिशिएंसी कोर यहाँ पे देखने को मिलेंगे जिसकी बेस क्लॉक स्पीड होगी 0.9 गीगाहर्ट्ज की एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड होगी 3.4 गीगाहर्ट्ज की। अब इस पे आते हैं 12500H पे। इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि इसमें आपको टोटल 4 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलेंगे जिसकी बेस क्लॉक स्पीड होगी 2.8 गीगाहर्ट्ज की एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड होगी 4.5 गीगाहर्ट्ज की। एंड साथ ही इसके साथ ही आपको यहाँ पे टोटल 8 एफिशिएंसी कोर भी देखने को मिलते हैं, ये सब चीज मैं पहले बता चुका हूँ। इसकी बेस क्लॉक स्पीड होगी 1.8 गीगाहर्ट्ज की एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड होगी 3.3 गीगाहर्ट्ज की। उसके बाद जीपीयू की बात करें तो दोनों में सेम जीपीयू देखने को मिलता है, इंटेल का आयरिस XE। और जिस प्रकार से कोर की क्लॉक स्पीड होती है उसी प्रकार से जीपीयू की भी क्लॉक स्पीड होती है। तो यहाँ पे हम बेस क्लॉक स्पीड की बात करें, 1335U के जीपीयू की बेस क्लॉक स्पीड की बात करें तो वो मिलती है 0.35 गीगाहर्ट्ज की एंड बूस्ट क्लॉक स्पीड की बात करें तो वो मिलती है हमको 1.25 गीगाहर्ट्ज की। वहीं पे दूसरी तरफ 12500H पे आते हैं तो उसकी बेस क्लॉक स्पीड की बात करें तो वो हमको मिलती है 0.4 गीगाहर्ट्ज की एंड बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो हमको मिलती है 1.3 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पे आप साफ साफ तरीके से देख सकते हो कि 12500H की जो क्लॉक स्पीड है वो ज़्यादा है। इट मीन्स की जो ग्राफिक्स है
वो 12500H का बेटर है एज कम्पेयर टू 1335U। फैब्रिकेशन हमको दोनों में सेम ही मिलता है 10-10 नैनोमीटर का। उसके बाद मैं कैच मेमोरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। इसको समझ जाओगे तो आप दोनों प्रोसेसर के बीच में बहुत अच्छी तरीके से डिफरेंशिएट कर पाओगे। कैच मेमोरी क्या होता है पहले इसको समझते हैं। जो आपका प्रोसेसर होता है उसके ऊपर कुछ चिप लगी होती है, उसी को कैच बोलते हैं। कैच होता क्या है कि उसकी नीड होती है। देखो कैच जो होता है वो आपके रैम से भी ज़्यादा फास्ट होता है। जो सबसे फास्ट होता है वो कैच होता है पूरे सिस्टम में, फिर उससे स्लो रैम होती है, फिर उससे स्लो हार्ड डिस्क होती है। तो कोई भी प्रोग्राम जो आपका लोड होता है वो कैच में ही लोड होता है। सबसे पहले आपका प्रोग्राम जो है वो कैच में ही लोड होता है। जब सीपीयू को कैच से डेटा नहीं मिलता तब वो जाके रैम से लेता है, एंड जब उसे रैम से नहीं मिलता तब जाके वो हार्ड डिस्क से लेता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कैच ज़्यादा साइज में होगा तो ज़्यादा डेटा सीपीयू ले पाएगा और सिस्टम आपका ज़्यादा फास्ट होगा। इसीलिए कैच का होना ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी होता है। देखो कैच में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। L1, L2, L3 भी इनको बोलते हैं। जो सबसे फास्ट होता है वो लेवल 1 होता है, फिर लेवल 2, फिर लेवल 3। लेवल 1 आपका जितना बड़ा होगा साइज में, आपका सिस्टम उतना ज़्यादा फास्ट होगा और उतना बेटर होगा। तो हर प्रोसेसर का अलग अलग कैच साइज होता है। जिस प्रोसेसर का लेवल 1 का कैच ज़्यादा बड़ा होगा वो प्रोसेसर ज़्यादा फास्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं डिफरेंस की तरफ। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो जो 1335U है उसका L1 कैच आपको देखने को मिलता है 928 KB का, L2 कैच आपको देखने को मिलता है 6.5 MB का, एंड L3 कैच आपको 12 MB का देखने को मिलेगा। फिर आते हैं 12500H की तरफ। यहाँ पे आपको L1 कैच देखने को मिलता है 1088 KB का, L2 कैच आपको देखने को मिलता है 9 MB का, एंड L3 कैच आपको देखने को मिलता है 18 MB का। तो मैंने पहले बोला था L1 जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट आपका सिस्टम होगा। तो यहाँ पे आप साफ साफ तरीके से देख सकते हो कि L1 जो है वो 12500H का ज़्यादा है। यहाँ पे करीब करीब 150 से 160 KB ज़्यादा होगा। अब L1 कैच साइज में बहुत कम होता है, बट केबी में ही साइज में होता है। बट अगर वो केबी में भी अगर 10-15 केबी भी ज़्यादा है तो आपको स्पीड में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि L1 कैच बहुत फास्ट होता है जैसे कि मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 12500H का L1 कैच बड़ा है, इट मीन्स कि ज़्यादा फास्ट होगा। L1, L2, L3 सारा कैचेज जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू 1335U। 1335U के कैच उतना नहीं है जितना आपका 12500H में कैच दिया हुआ है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि 12500H ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू 1335U। PCI वर्जन की बात करें तो दोनों में 4.0 PCI वर्जन सपोर्ट करता है। TDP की बात करो तो यहाँ पे आपको 15 वाट की TDP देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 45 वाट की TDP देखने को मिलती है। मैक्सिमम TDP की बात करें तो यहाँ पे आपको 55 वाट की मैक्सिमम TDP देखने को मिलती है 1335U में, एंड यहाँ पे आपको 115 वाट की मैक्सिमम TDP देखने को मिलती है। मतलब मैक्सिमम ये टेम्परेचर झेल सकता है। सॉकेट की बात करें तो दोनों में सेम सॉकेट सपोर्ट करेगा, BGA1744 सेम सॉकेट दोनों में सपोर्ट करेगा। हार्डवेयर सपोर्ट की बात करूँ तो देखो दोनों में हार्डवेयर एक ही तरह के सपोर्ट होगा, जो होगा मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। रैम सपोर्ट की बात करूँ तो दोनों में एक ही टाइप की रैम सपोर्ट्स होंगी, तो जो चीज़ें हैं मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। मैक्सिमम रैम सपोर्ट की बात करूँ तो दोनों में मैक्सिमम 64 GB तक का रैम सपोर्ट हो सकता है। अब रैम बैंडविड्थ की बात करें तो यहाँ पे आपको 89.6 GB पर सेकेंड का रैम बैंडविड्थ देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे आपको 76.8 GB पर सेकेंड की रैम बैंडविड्थ देखने को मिलेगी। इट मीन्स कि 1335U में आपको रैम की बैंडविड्थ ज़्यादा देखने को मिलती है। तो रैम की बैंडविड्थ क्या होता है ये पहले समझते हैं, और इससे आपको फ़ायदा है कि नहीं है ये भी समझते हैं। ठीक है, रैम बैंडविड्थ का मतलब होता है कि आप मैक्सिमम 1 सेकंड में रैम के थ्रू कितना डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। हर सेकंड में उस रैम से आप कितना डेटा ट्रांसफ़र कर लोगे वही उसकी बैंडविड्थ होगी। ये बैंडविड्थ समझ में आ गया? कैसे बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं अब इसको समझते हैं। देखो बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करी जाती है। आपने सुना होगा जो भी रैम होती है, अगर कोई लैपटॉप लेने जा रहे हो फिर कोई पीसी में रैम इंस्टॉल करोगे तो सुना ही होगा ना कि DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, DDR4 2100 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। तो ये शायद आपने सुना होगा। इसका क्या, अब इससे कैसे आप बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हो। ये जो मेगाहर्ट्ज़ है इसी के थ्रू आप बैंडविड्थ कैलकुलेट कर सकते हो रैम की। हर रैम जो हम यूज़ करते हैं आजकल जितनी भी रैम आती है वो सारे डिम टाइप की रैम आती है, और डिम टाइप में आप मैक्सिमम एक टाइम में 8 बाइट का डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक टाइम में 8 बाइट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो आपको बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करनी है, 8 से मल्टीप्लाई कर दो उस रैम की मेगाहर्ट्ज़ को, उस रैम की क्लॉक स्पीड को जब 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको उसका बैंडविड्थ निकल जाएगा। अब जैसे मान के चलो कि मेरा एक लैपटॉप है, उसमें 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगी हुई है, DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है। तो मैं क्या करूँगा, 3200 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 से, तो आता है मेरे सामने 25,600 MBPS। ठीक है, 25,600 MBPS ये जो है मेरे रैम की क्लॉक स्पीड आ गई। मेरा रैम हर सेकंड में इतना डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, मैक्सिमम इतना कर सकता है। जीबी में निकालूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये आता है 25 GB पर सेकंड। तो मतलब मेरा रैम हर सेकंड में मैक्सिमम 25 GB डेटा ट्रांसफ़र
कर सकता है। तो ये इसका मतलब है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 89 दिया हुआ है इसका 1335U का, एंड इसका दिया हुआ है 76 12500H का। तो अगर मैं अपनी वाली रैम 3200 मेगाहर्ट्ज में लगाऊंगा, 25 GB पर सेकंड में डेटा ट्रांसफर कर पाऊंगा, तो मैं दोनों प्रोसेसर में लगा दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे प्रॉब्लम तब होगी जब मैं 76 GB पर सेकंड के ऊपर वाली रैम जो है अपने लैपटॉप में लगाऊंगा, तब मुझे बॉटलनेकिंग होगी, वो भी इस वाले प्रोसेसर में, ठीक है। अब अगर मैं DDR इसमें मैंने ऊपर दिखाया था कि DDR5 तक की रैम दोनों में सपोर्ट होती है, एंड अगर मैं DDR5 की सबसे बेस्ट वाली रैम ले लूँ जो कि होती है 8000 मेगाहर्ट्ज की, तो 8000 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आता है 64,000 MB पर सेकंड। इट मीन्स कि उसमें जीबी में कन्वर्ट करूंगा अगर, तो आता है 62.5 GB पर सेकंड। अगर मैं सबसे अच्छी वाली रैम लगाऊं जो सबसे महंगी मिलती है, तो सबसे बेस्ट रैम है, उसमें भी मैं सिर्फ 62.5 GB पर सेकंड का डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, एक सेकंड में। तो 62.5 GB का डेटा ही मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा, जो कि मेरा ये काम तो मेरा ये भी कर देगा, 76 GB वाला भी कर देगा। तो मेरे को 89 की नीड ही नहीं है ना, क्योंकि मैं अगर सबसे बेस्ट रैम भी लगाऊं तो भी मेरा इससे काम हो जाएगा, तो मुझे इसकी नीड क्यों पड़ेगी। तो वही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। ये एडवांटेज दिया तो है 1335U में, रैम बैंडविड्थ ज़्यादा दे दी, पर लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं, यूजलेस है ये। बेंचमार्क्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे Geekbench 6 सिंगल कोर का स्कोर आया है 1335U का 2183, 12500H का आया है 2241, जो कि यहाँ पे 12500H जो है वो आप साफ देख सकते हो 3% ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। Geekbench 6 मल्टी कोर के स्कोर की बात करें तो वो आता है 1335U का 8102, एंड 12500H का आया है 9961। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि जो 12500H है वो यहाँ पे 19% ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। Geekbench 5 की बात करें, सिंगल कोर की बात करें, तो वहाँ पे आता है आपका 1628, एंड 12500H का आता है 1674। तो यहाँ पे 12700H जो है वो आप साफ देख सकते हो कि 3% ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। Geekbench 5 मल्टी कोर की बात करें तो वो आता है 7240 1335U का, एंड 12500H का स्कोर आता है 9780। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि 12500H 26% ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। फिर iGPU F32 की बात करें तो यहाँ पे आता है 1335U का स्कोर आया है आपका 1549, एंड वहीं पे 12500H का स्कोर आया है 1611। तो यहाँ पे आप साफ तरीके से देख सकते हो कि 12500H ने 4% ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। पास मार्क की स्कोर की बात करें तो वो आता है 1335U का 17062, एंड 12500H का आता है 21625। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हो कि 12500H ने करीब 21% ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेंचमार्क्स खत्म हो गए हैं एंड सारे स्पेसिफिकेशन भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो आपको यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि जो 12500H है वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है 1335U के कंपैरिजन में। करीब 15 से लेकर 20% ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है 12500H ने। एंड यहाँ पे सिंपल से इसका रीज़न यही है कि उसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं एक्स्ट्रा, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। प्लस आपको 4 थ्रेड्स भी एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं, आप प्लस कैच मेमोरी भी ज़्यादा देखने को मिलती है 12500H में, प्लस ग्राफिक्स भी आपको बेटर देखने को मिलता है 12500H में। एक चीज़ में अच्छा था 1335U, वो है रैम बैंडविड्थ, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, वो भी मैंने आपको पीछे बता दिया है। तो यहाँ पे क्लियरली मैं जो बोलूँगा आपको आंख मूंद के 12500H के साथ जाना चाहिए अगर आप लैपटॉप लेने के लिए सोच रहे हो। तो दोनों प्रोसेसर के बीच की जितनी बातें थी मैंने कर ली, ठीक है। कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है मैंने आपको समझा दिया, आपको पता चल गया कौन सा प्रोसेसर अच्छा है कौन सा खराब है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि अगर आप मार्केट में जाओगे खरीदने तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, आपको उनमें से कौन से ऑप्शन चूज़ करने होंगे ताकि आपको एक अच्छी डील मिल सके और आप कम से कम प्राइस में बेस्ट से बेस्ट लैपटॉप खरीद सको। ठीक है, एकदम कम से कम प्राइस में आप एकदम अच्छे वैल्यू वाला लैपटॉप कैसे लोगे, तो इसकी बात करेंगे। मतलब अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे, पहले ये बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो आपके पास 3 लैपटॉप आएंगे। तो कौन कौन से 3 लैपटॉप मैंने निकाल के रखा है, देखो ये एक MSI का लैपटॉप है, i5 का 13 जनरेशन का है, एंड इसमें 8GB रैम है, 512GB स्टोरेज है। तो ये वाला जो लैपटॉप है ये i5 का 13 जनरेशन का लैपटॉप है, जिसमें आपको 1335U का प्रोसेसर देखने को मिलता है। ठीक है, ये एक लैपटॉप आपको देखने को मिलेगा। इसका प्राइस यहाँ पे 57,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। अभी ये कम होगा, कैसे कम होगा मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद दूसरा लैपटॉप आता है Infinix Zero Books। इसका प्राइस भी आपको 57,000 का मिलेगा, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि इसमें आपको i5 का 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 12500H का है। ठीक है, 12500H वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है। मेरी बात ध्यान सुनना, और यहाँ पे 16GB की रैम मिलती है।
इसके पहले वाले में आपको 16 GB की रैम नहीं मिल रही थी, 8 GB की मिल रही थी, यहाँ 16 GB की रैम मिलेगी। और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन अपने पास आता है एसएस का, तो इसमें इसका प्राइस जो आप देख सकते हो करीब करीब 62,000 के करीब है। तो ये प्राइस भी अभी कम होगा, कैसे होगा बस अभी आप देखते जाओ, मैं आपको बताते जाऊंगा। इसमें भी सेम 16 GB की रैम है एंड i5 का 12500H वाला प्रोसेसर। तो ये 3 लैपटॉप्स मैंने निकाल के रखे हैं जो कि सबसे बेस्ट हैं और सस्ते प्राइस में मिलते हैं। यहाँ पे जो मैंने MSI वाला लैपटॉप निकाला है वो i5 का 1335U का सबसे सस्ता लैपटॉप है। इससे सस्ता लैपटॉप आपको नहीं मिलेगा 1335U में। एंड यहाँ पे जो बाकी दूसरा लैपटॉप निकाला है ये भी i5 के 12500 के सबसे सस्ते लैपटॉप है। इससे सबसे सस्ता लैपटॉप आपको फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलेगा i5 12500H का, ठीक है। अब इसकी और गहराई में बात करते हैं, मतलब थोड़ा सा और अंदर चलते हैं और स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और तीनों को अच्छे से कंपेयर करते हैं, फिर बताता हूँ कि आपको कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो स्क्रीन पे आते हैं और बात, यहाँ पे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि MSI का लैपटॉप मैंने खोला हुआ है, i5 का 13 जनरेशन वाला। इसमें आप देख सकते हो 8 GB की रैम है एंड 512 GB की यहाँ पे स्टोरेज दी गई है, SSD दी गई हुई है। PCI 3.2 है या PCI 4.2 है, इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, सिर्फ SSD 512 GB की दे दी है। 57,000 रुपीज़ इसका प्राइस है। एंड अब ये कितने का पड़ेगा तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ इसका एक्चुअल प्राइस कितने का पड़ेगा अगर आपके पास HDFC क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे जैसे मैं बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, वगैरह सब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन में मैं HDFC क्रेडिट कार्ड का अगर इस्तेमाल करके पूरी पेमेंट की करूँगा तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 4000 का डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। एंड जो लैपटॉप का मुझे प्राइस पड़ेगा वो 53,000 रुपीज़ में मुझे लैपटॉप मिल जाएगा, ठीक है। 53,000 में मुझे क्या मिल रहा है, i5 का 1335U वाला प्रोसेसर प्लस 8 GB रैम प्लस 512 GB SSD, ठीक है। SSD कौन सी है ये पता नहीं है, 3.2 है या फिर 4.2, उसके बारे में पूरे कहीं मैंने पढ़ा कहीं नहीं किया। तो ये यहाँ पे पहली डील थी। दूसरी डील की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इन्फिनिक्स का मैंने लैपटॉप यहाँ पे निकाला हुआ है, इन्फिनिक्स जीरो बुक सीरीज़ लैपटॉप है। यहाँ पे इंटेल i5 12 जनरेशन दिया है, उसमें 12500H का प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 16 GB रैम दी हुई है एंड जो इसमें रैम दी हुई है वो DDR5 की रैम है, पहले बता दे रहा हूँ। इसके पहले वाले में DDR4 की रैम थी, बट इसमें DDR5 रैम आपको मिलेगी। फिर यहाँ पे 512 GB की SSD देखने को मिलती है जो कि PCI 4.0 के साथ आती है, जो कि बहुत फास्ट है, 20% ज़्यादा फास्ट है PCI 3.0 से। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि PCI 4.0 के साथ ये आता है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि LPDDR5 रैम है एंड दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे दिखाता हूँ हार्ड डिस्क का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि PCI 4.0 के साथ यहाँ पे जो आपकी SSD आती है, ठीक है। तो PCI 4.0 है जो कि काफ़ी फास्ट है, SSD मानी जाती है। तो 57,000 का ये भी है। तो इसका प्राइस हम चेक करते हैं कि ये मुझे एक्चुअल प्राइस कितने का पड़ेगा HDFC क्रेडिट कार्ड से। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ एंड सब चीज़ सेलेक्ट करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर। तो यहाँ फाइनल प्राइस आता है, यहाँ पे 4000 का डिस्काउंट मिलेगा एंड मुझे ये लैपटॉप पड़ जाएगा 53,000 रुपीज़ का। मतलब 53,000 का पहले वाला भी पड़ा था और ये 53,000 पड़ा। इसमें मुझे उसमें सिर्फ 8 ही GB रैम मिल रही थी, इसमें 16 GB रैम मिल रही है, वो भी LPDDR5 की रैम है जो कि बहुत फास्ट है LPDDR4 से, ठीक है। डबल भी रैम है और LPDDR5 भी है, तो बहुत फास्ट है यार। तो डेफिनेटली इसमें इन दोनों डील्स में से तो मैं डेफिनेटली आँख मूंद के आपको बोलूँगा कि आप इसके साथ जाओ 12,500H वाले के साथ एंड इसको हटा दो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ एंड यहाँ पे फिर मेरे पास एक तीसरा ऑप्शन आता है। तो ये आपका है Asus VivoBook S14। यहाँ पे जो है आपको i5 का 12 जनरेशन वाला यहाँ पे प्रोसेसर देखने को मिलता है 12500H वाला। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ देखने को मिलती है। उसके साथ यहाँ पे जो है आपको 16 GB की रैम देखने को मिलती है। यहाँ पे जो रैम देखने को मिलेगी वो DDR4 देखने को मिलेगी, DDR5 देखने को नहीं मिलेगी। और 512 GB की SSD देखने को मिलती है, लेकिन जो SSD है वो PCI 4.0 के साथ आती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि SSD PCI 4.0 के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जो कि काफ़ी फास्ट होता है PCI 3.0 के कंपैरिजन में। एंड इसका प्राइस यहाँ पे आप देख सकते हो 62,000 रुपीज़ लिखा हुआ है। तो मैं इसे बाय नाउ करता हूँ, कंटिन्यू पे जाता हूँ, एक्सेप्ट कंटिन्यू करता हूँ। तो 62,000 से कितना कम होता है, पूरा 11,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा अगर HDFC क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट। तो ये आपको 51,000 का पड़ेगा। यही चीज़ मैं पहले बताया कि अगर आप एक जनरेशन पुराना लैपटॉप लोगे तो उसमें बहुत भारी डिस्काउंट मिलेगा, और आपके सामने एग्जाम्पल है। 51,000 में आपको मिल रहा है i5 का 12500H वाला प्रोसेसर 51,000 में। सोच लो i5 का 12500H वाला प्रोसेसर मिल रहा है, यहाँ पे 53,000 में मिल रहा है एंड यहाँ पे 51,000 में मिल रहा है। बस डिफरेंस ये है कि आपको इस वाले में, इन्फिनिक्स वाले में आपको एक बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पे जो रैम आपको मिलेगी वो LPDDR5 की रैम मिलेगी, यहाँ पे आपको LPDDR4 की ही रैम मिलेगी, लेकिन रैम का साइज़ सेम है, 16 GB की रैम है। बस यही डिफरेंस है, मेन डिफरेंस यही है। और एक स्क्रीन का भी डिफरेंस है। स्क्रीन यहाँ जो आपको देखने को मिलेगी वो 400 निट्स की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि IPS पैनल के साथ आती है। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी वो आपको 300 निट्स की देखने को मिलेगी। बट एक बेनिफिट है यहाँ पे कि आपको
WUXGH का सपोर्ट देखने को मिलता है। WGH का मतलब होता है कि यहाँ पे आपको फुल HD से भी ज़्यादा डिस्प्ले मिलता है। जो फुल HD का रेजोल्यूशन होता है वो होता है 1980 क्रॉस 1080, ये होता है फुल HD का रेजोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा WUXGA में आपको देखने को मिलता है फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन, जिसका एस्पेक्ट रेशियो बताऊँ तो वो होता है 1980 क्रॉस 12,000। तो यहाँ पे ज़्यादा पिक्सल्स आएंगे, जिसकी वजह से आपको स्क्रीन क्वालिटी ज़्यादा बेटर देखने को मिले। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों का डीप रिव्यू चाहिए तो मेरे को बोल दो कमेंट में, मैं इसका वो बना दूंगा कंपेरिजन वीडियो, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे मेन जो डिफरेंस है वो यही रैम का ही है। अगर आपको DDR5 रैम चाहिए तो आप इसके साथ जा सकते हो, इन्फिनिक्स ज़ीरो के साथ जा सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। 53,000 में अच्छी डील है, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, DDR5 की रैम मिल जाएगी, LPDDR5 की रैम मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो LPDDR5 की रैम आपको दी जा रही है वो 4800 मेगाहर्ट्ज़ की रैम दी जाएगी। लेकिन इस वाले में जो है आपको DDR4 की रैम दी जाएगी, जिसका क्लॉक स्पीड सिर्फ 3200 मेगाहर्ट्ज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रैम की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी, जिससे आपको ओवरऑल जो है मल्टीटास्किंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। तो 51,000 रुपीज़ में आपको एक ऐसा लैपटॉप मिल रहा है जिसमें i5 का 12500H है, प्लस 16 GB की रैम है, DDR4 ही है बट है, बेकार रैम नहीं, 16 GB कम रैम नहीं होती, प्लस 512 GB की SSD है जो कि PCI 4.0 के साथ आती है, प्लस WUXGA का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले होता है, मतलब फुल HD से भी ज़्यादा बड़ा डिस्प्ले होता है। तो इतने सारे फीचर्स अगर आपको 51,000 में मिल रहे हैं तो ये बहुत अच्छी डील है, आप इसके साथ भी जा सकते हो। अगर आपका बजट ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि आपके पास 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो आप दूसरे वाले के साथ भी जा सकते हो, सेम चीज़ें उसमें भी देखने को मिलेंगी। बस रैम जो है उसमें DDR4 की जगह जो है वहाँ पे आपको LPDDR5 की रैम मिल जाएगी। तो बस इतना ही डिफरेंस है उस वाले में। ठीक है, तो बस उसके लिए वो 2,000 एक्स्ट्रा चार्ज करा है। तो बिल्कुल सही डील है, दोनों में से आप किसी के साथ भी आँख मूंद के जा सकते हो। एंड आपको i5 के 1335U वाले लैपटॉप को तो बिल्कुल ले लेना है, मैंने क्यों नहीं लेना बता दिया।